हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कहीं जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी के पीवाईक्यूज लेके आए हैं। इससे पहले मैंने आपके 30 क्लासेस सीडीपी की क्लास करा चुकी हूँ, जो आपके पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो और दोनों के आपके पीवाईक्यूज भी करा रही हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ जो पेपर सेकंड में आपका एग्जाम हुआ था। आपका जो एग्जाम हुआ था वो आपका 2019 में जो एग्जाम हुआ था जुलाई में, उसी के मैं पीवाईक्यूज लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीडीपी के। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। कहने के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है? फर्स्ट दे रखा है। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए। देखिए जिस नीचे जो लिखा है उसको हमें पढ़ना है तथा गोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था को पहचानना है। और गोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा दिया था? अनैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और उनकी जो भी अवस्था थी हमें उनकी अवस्था को क्या करना है? पहचानना है। यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे जो क्या दे रखा है? वर्णन दे रखा है। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो कौन होता है? तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका क्या है? सार्वभौमिक नैतिक से विकास का सिद्धांत बताया गया है। तो क्या है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कहने के निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो कहने के निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था, तो ये अवस्थाएं जो तीन हमें जीन पियाजे ने दी थी, कौन कौन सी अवस्थाएं दी थी? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और हमारी दी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दी थी। तो हमारे को मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दी थी। कहने के उसमें कहने के मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो कौन है? तो कौन है? हमारी सुरक्षित रखने की योग्यता। क्या है? सुरक्षित रखने की योग्यता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 3 है। यहाँ पे कहने के जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? कहने कि जो जीन पियाजे थे, कौन? जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की, जो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे जो संरचनावादी अधिगम को संरचनावादी जो है वो अधिगम यानी लर्निंग को किस रूप में देखते हैं? तो किस रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन के अर्थ के निर्माण की तो किसके रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है। तो कहने के समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना। समाचार पत्रों, जो हमारे जो न्यूज़पेपर आपने देखे होंगे उसमें में से क्या करते हैं? हम कहानियों को और उनकी जो होती है उनमें से कहानियों को निकाल लेते हैं। तो कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो ये रणनीति जो है वो किसके लिए प्रभावी है? तो किसके लिए प्रभावी है? लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए प्रभावी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो कह रहे हैं कि बच्चे के सामाजिकरण में बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। तो बच्चे का सोशलाइजेशन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो इसमें में से कौन एक है जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो बच्चे के सामाजिकरण में जो भूमिका अदा करते हैं वो कौन कौन अदा करते हैं? देखिए कौन कौन अदा करते हैं। तो आपका मीडिया भी अदा करता है। मीडिया, परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस, ये सभी ही क्या करते हैं? बच्चे के सामाजिकरण में भूमिका क्या करते हैं? अदा करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 6 है। कहने के हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? किसके अनुसार? देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर ने सिद्धांत दिया था वो कौन सा सिद्धांत दिया था? आपका बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या कहता है, सभी में एक तरीके की बुद्धि नहीं होती, इसलिए अलग अलग लोग होते हैं। तो उसमें जो बुद्धि होती है वो भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? देखिए अब हम यहाँ पे एक विशेषता पढ़ते हैं, फिर उसके अनुसार बता सकते हैं कि इसमें किस प्रकार की बुद्धि है। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता, ये जो है वो क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है वो हमारी क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक विधि कहलाती है। कौन सी कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक विधि कहलाती है।
कौन सी कहलाती है? अंतर व्यक्ति विधि कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होने चाहिए? यानी कि बच्चों का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? तो बच्चों के मूल्यांकन के लिए कौन कौन से कारण होने चाहिए? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कारण होने चाहिए वो कौन कौन से होने चाहिए। तो कौन कौन से होने चाहिए? तो हमारे जो कारण होने चाहिए वो होने चाहिए कौन सा? सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हम देखते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन कौन से कारण होने चाहिए। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में कक्षा में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, उसमें क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है कक्षा में, तो हम क्या करेंगे? उसमें सुधार करना। फिर दूसरा क्या है? समय के साथ यहाँ पे क्या है जो है कह रहे हैं कि यहाँ पे समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। और तीसरा क्या है? बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ क्या करना? चर्चा करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रगतिशील शिक्षा जो हमारी होती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। तो क्या है? तो प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना है। तो हम क्या करेंगे? जब प्रगतिशील शिक्षा दी जाएगी बच्चे को, तो हम क्या करेंगे? सभी बच्चों की जो क्षमता है और एवं संभावना में क्या करेंगे? हमें उनमें विश्वास व्यक्त करना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। कौन सा है? 9 है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो भी डेवलपमेंट होता है, तो हम क्या होती है? उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए, जो उनके अलग अलग विभिन्नता होती है, अलग अलग तरीके से विकास होता है, तो उसको समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो उसके लिए उसको समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि वंशागत विशेषताओं के साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। देखिए, जो भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो वो किसके द्वारा होता है? तो एक तो होता है उनका वंशानुक्रम, जो भी उनकी हेरिडिटी होती है उनके अनुसार जो भी होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? जो भी वहाँ पे उनका इन्वायरमेंट होता है, इन दोनों के कारण जो होता है उनका विकास होता है। तो वंशागत विशेषताओं के साथ साथ हमें सिर्फ हेरिडिटी पर ही ध्यान नहीं देकर बल्कि किस पे? पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर भी विचार करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी कि विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। कौन सा 11 है? अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। देखिए, बहुत सारी रिसर्च के अनुसार पता चला है कि जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं? शिक्षक, यहाँ पे जेंट्स टीचर की बात हो रही है, तो लड़कियों की अपेक्षा क्या करते हैं? लड़कों से अधिक क्या करते हैं? पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? तो यहाँ पे शिक्षक की बात हो रही है, तो इसका सही विवेचन क्या है? तो क्या है सही विवेचन? ये क्या करता है? ये शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। यहाँ पे अगर बच्चों के संग देखिए, बॉयज हो या चाहे गर्ल्स हो, तो हमें किसी में भेदभाव नहीं करना। एक टीचर का कार्य है कि दोनों को समान समझना है और उन्हें ये भी समझना चाहिए कि अगर कोई कार्य बॉयज कर सकता है तो वो गर्ल्स भी कर सकती है। हमें बच्चों को बच्चा समझना चाहिए, बच्चे ही समझना चाहिए, ना कि उनमें बॉयज और गर्ल्स को लेकर भेदभाव करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 12 है। कौन सा है? 12 है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो किसकी एक कहने की प्राथमिक विशेषता है? तो किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? सृजनात्मक बच्चों की एक प्राथमिक विशेषता है। क्या एक समस्या है उसको मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता। देखिए, कोई भी समस्या आ गई तो हम क्या है कि जिसमें जो बच्चे सृजनात्मक हैं तो वो, और अपसारी बच्चे, तो जो बच्चे सृजनात्मक हैं तो वो कैसी थिंकिंग है? उनके अंदर जो है क्रिएटिव थिंकिंग है। तो क्रिटिकल थिंकिंग है। बच्चों में कैसी थिंकिंग है? क्रिटिकल थिंकिंग है। तो उसके द्वारा बच्चे जो होते हैं सिर्फ एक ही सोच से नहीं सोचते, बल्कि उनके अंदर जो होती है अलग अलग नई सोच आती हैं और वो एक ही क्वेश्चंस के अलग तरीकों से आंसर दे सकते हैं। तो क्या करें? इस समस्या को मूल एवं सारी समाधानों के साथ करने की जो योग्यता है किसी भी के अंदर, जो है कोई सी समस्या को समाधान करने की योग्यता है, तो वो कैसे बच्चे में होगी? तो उस बच्चे में जो प्राथमिकता होगी वो क्या होगी? सृजनात्मक बच्चे की विशेषता जो होगी वो सृजनात्मक बच्चे की होगी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। कौन सा है? 13 है। दृश्य रूप से बाधित, दृश्य रूप से मतलब देखने में जो बच्चा देख नहीं पा रहा है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थी के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए? तो एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन जो है वो अनुकूल करना चाहिए? तो किस प्रकार के अनुदेशन जो है अनुकूल करना चाहिए? तो किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करना चाहिए? स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाले जो भी मटेरियल है उनका अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। देखिए बच्चा जो है वो देख नहीं पा रहा, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोलकर समझाना चाहिए बच्चे को। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चे को बोलकर समझा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक पेंसिल है, बच्चे को नहीं समझ में आ रही पेंसिल क्या है, तो क्या है उसको बच्चे को उसके हाथ में पेंसिल दे देंगे ताकि वो छू कर भी अच्छे से उसको महसूस कर सकेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। सहयोगात्मक अधिगम एवं जो सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के साथ द्वारा शिक्षण एक समावेशी शिक्षा में किस प्रकार से उपयोगी करना चाहिए? तो किस प्रकार से उपयोगी करना चाहिए? तो किस प्रकार से हमारा उपयोगी करना चाहिए? सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। तो सक्रिय रूप से क्या करना चाहिए? एक्टिव रूप से हमें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? देखिए जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसमें कहना कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विशिष्ट शिक्षा योजना है। क्या है? विशिष्ट शिक्षा योजना जो है समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अधिगमकर्ता जो लर्नर्स हैं और उनकी प्राथमिक विशेषताएं, जो लर्नर्स में पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके मिलान को हमें उनका क्या करना है? मिलान युग्मों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हमें इसमें सही बताना है। तो इसमें जो सही है वो क्या है आपका? तो आपका जो सही है तो इसमें जो आपका सही है क्या है? पठन अक्षमता। तो क्या है आपका जो सही है वो क्या है? पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी। तो ये क्या है? वो हमारा कौन सा जो है मिलान जो है कह रहे हैं कि विशेषताओं युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे कह रहे हैं पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी। यहाँ पे कह रहे हैं जो पठन अक्षमता है, बच्चे में जो है पढ़ने की क्षमता क्या होती है, वो जो अधिगमकर्ता में धारा प्रवाह, पढ़ने लिखने में क्या होती है? कमी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा क्या है? 17। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? तो कौन परिणित नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है? आपका दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना क्या होता है? वो परिणित नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? तो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो संरचनात्मक परिवेश यानी कि संरचनात्मक इन्वायरमेंट के साथ क्या है? अनुकूल नहीं हो सकता है। तो कौन सा अनुकूल नहीं हो सकता है? तो कौन नहीं अनुकूल हो सकता है? तो अध्यापक विशिष्ट, यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन अनुकूल नहीं हो सकता? तो कौन? तो अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। तो एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय किसके? तो किसके बजाय निर्धारित करना चाहिए? तो अधिगम लक्ष्य। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। कौन सा है? 20। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? तो प्रभावी अधिगम रणनीतियों का उदाहरण कौन है? तो प्रभावी अधिगम रणनीतियों का कौन उदाहरण है? तो यहाँ पर हमारा क्या है? प्रभावी अधिगम रणनीतियों का उदाहरण कौन है? तो कौन उदाहरण है? तो ये सभी क्या है? प्रभावी रणनीतियों गतिविधियों के उदाहरण। लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, तो ये भी क्या है? प्रभावी अधिगम रणनीतियों का उदाहरण है। दूसरा क्या है? संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। और तीसरा क्या है? आपका उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में बताना। उदाहरण भी बताएंगे और गैर उदाहरणों के बारे में भी बच्चों को बताएंगे। और हम उम्र साथी को समझना और साथ ही साथ क्या है? स्वयं से प्रश्न करना। तो ये सभी क्या है? हमारी प्रभावी अधिगम रणनीतियों के क्या है? उदाहरण है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 4th।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 21। कौन सा है 21? इनमें से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? देखिए, एक होता है इंटरनली मोटिवेशन होता है और दूसरा होता है एक्सटर्नली मोटिवेशन। तो इंटरनल मोटिवेशन वो होता है जैसे कि आप जो है इंटरनल, आप सच्ची में रियली मतलब किसी चीज़ को पाना चाह रहे हैं तो वो क्या है, मतलब कुछ करना चाह रहे हैं तो वो क्या होता है, आप इंटरनली रूप से हैं, आपसे कोई कह भी नहीं रहा है पर फिर भी एक आप मान लीजिए कि आप स्टडी कर रहे हैं, कोई बच्चा है जो स्टडी कर रहा है, ठीक है, आप उसके एग्जाम है, अब वो चाहता है कि हम अपने अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम दें, तो वो क्या करेगा, तो वो इंटरनल तरीके से उससे कि कोई भी पेरेंट्स या फिर टीचर उससे ये नहीं कह रहे हैं कि जाइए आप पढ़िए आपका एग्ज़ाम है, लेकिन वो क्या है, वो पढ़ रहा है। एक क्या है, बच्चा एक बाहरी तरीके से मोटिवेट है जिससे बच्चे से कहा जा रहा है कि जाइए आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे तो मैं आपके लिए ऐसा ऐसा करूँगा, ठीक है, पेरेंट्स कह रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है, वो किस लिए पढ़ रहा है, तो क्योंकि उसे वो चीज़ चाहिए है जिसने मतलब वो अपने फादर से क्या चाह रहा है कि मतलब फादर ने कहा है कि आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे तो आपको मैं स्कूटी दिला दूंगा, कुछ भी बाइक दिला दूंगा, तो वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि इसलिए पढ़ रहे हैं कि उसे वो बाइक मिल जाएगी। तो ये क्या है, बाहरी मोटिवेट है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। तो बाहरी देखिए 4 जो उदाहरण है वो क्या है, और इसमें से कह रहे हैं कि बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण हमें बताना है। तो बाहरी अभिप्रेरणा का जो उदाहरण है वो कौन सा है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ, कह रही हैं यहाँ पे कि मैं जो है अपना होमवर्क पूरा करती हूँ। तो होमवर्क पूरा करने के बजाय जो होते हैं, जो हमारे टीचर हैं वो हमें क्या करते हैं, अंक देते हैं। तो ये क्या है, एक बाहरी अभिप्रेरणा है, वो अंक प्राप्त करने के लिए, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ रही है बल्कि क्या क्यों होमवर्क कर रही है, ताकि उसको एक अंक प्राप्त हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। कौन सा है 22 है? एक प्राथमिक कक्ष में यानी कि प्राथमिक क्लासरूम में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तो एक प्राथमिक कक्ष में बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को उदाहरण देंगे तो उदाहरण भी देंगे और गैर उदाहरण दोनों ही देने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। कौन सा है 23 है? तो यहाँ पे जो कह रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा था 22 था, ठीक है, 22 का हो गया आंसर। फिर आ गया आपका 23, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। तो अर्थ निर्माण बच्चों में यानी कि जो बच्चे हैं उनमें क्या करता है, अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। तो अर्थ निर्माण को जो बढ़ावा देगी वो कौन देगी, तो हमारी अन्वेषण और परिचर्या देगी। क्या देगी, अन्वेषण और परिचर्या जो है वो क्या देगी, अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 24, बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएं। तो बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं जो हैं वो क्या करती हैं, तो बच्चों की जो गलतियां होती हैं, जो भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, और भ्रांत धारणाएं जो होती हैं वो कैसी हैं, तो वो क्या करती हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो जब बच्चे गलती करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बच्चों को जो टीचर ने पढ़ाया उनकी समझ में नहीं आया या उनको कितना समझ में आया, तो उनकी गलतियों से ही बच्चे हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो भी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो उसके लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 25 है। कौन सा है 25 है? संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। कह रहे हैं कि संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। तो संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को जो देखा जाता है वो किस रूप में देखा जाता है, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 है क्वेश्चन, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय, जैसे कि एक टीचर से कह रहा है कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। तो एक टीचर की जो भूमिका होती है वो किस प्रकार की होती है, तो एक टीचर की जो भूमिका होती है वो क्या करता है, वहाँ पर बच्चों की हेल्प करता है, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। तो यहाँ पर एक टीचर क्या कराएगा, बच्चों की हेल्प करेगा और जो भी ग्रुप्स बनाए हैं उसकी क्या करेगा, निगरानी करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। कौन सा है 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। तो कह रहे हैं कि कौन सा कथन है, विकास यानी कि डेवलपमेंट और अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। तो कौन करता है, तो यहाँ पे जो सूचित करता है विकास और अधिगम के संबंध को सूचित करता है, तो कौन करता है, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28 है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। तो कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से ही अर्थ निकालने के विकसित तरीके को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 29 है। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चों की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वो अकेले पहुंच सकती है। कह रहे हैं कि एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा कह रहे हैं कि बच्चों की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वो अकेले पहुंच सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो कौन करती है? समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बच्चा है, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है। तो बच्चा जो है अपनी एक एग्ज़ाम देता है। मान लीजिए बच्चे ने एक एग्ज़ाम दिया जिसमें उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए? 30 मार्क्स प्राप्त किए। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे जो क्षेत्र आएगा अभी हम दिखा रहे हैं आपको। अब क्या था, बच्चे को जब जो था बच्चे को ने एक ट्यूशन ले ली या फिर बच्चे को किसी ने बड़े ने हेल्प कर दी, तो वही बच्चा जो है वो कितना प्राप्त कर रहा है? यहाँ पे उसके मार्क्स हो जाते हैं 60। तो यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि वो एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जाए जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। तो वो किसके द्वारा? तो किसके द्वारा? यहाँ पे जो है ये कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा, जिसे बोलते हैं ZPD बोलते हैं। तो ZPD के द्वारा जब बच्चे को मतलब टीचिंग किया गया, बच्चे को पढ़ाया गया या फिर बच्चे को किसी बड़े के द्वारा जो था उसको कोई भी हेल्प दी गई, तो उसके द्वारा बच्चे ने अब कितने अपने प्राप्त अंक कर लिए? 60 मार्क्स प्राप्त कर लिए, तो जिस पर वो अकेले पहुंच सकती थी। तो क्या करें, कह रहे हैं कि एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे पहुंचाया जा सकता है जिस पर वो अकेले पहुंच सकती थी। तो निम्नलिखित संरचना का लिए उपयुक्त कथन जो है कौन सा प्रकाशित करती है? तो कौन सा हमारा समीपस्थ या फिर निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा है 30 है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदला जा सकता है? कह रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से तो किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदला जा सकता है? तो किसके द्वारा बदला जा सकता है? सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा जो है वो क्या किया जा सकता है? आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदला जा सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।